बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 18 जनवरी है, दिन है मंगल का और साल 2022। आज के इस प्रोग्राम में 3 बड़े अहम मुकदमात की समाअत का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहली ख़बर में हम बात करेंगे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज़ की जानिब से एवनफील्ड रेफरेंस में दायर की गई बरियत की दरख्वास्त पर बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि नैब ने मरियम नवाज़ की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त पर अपना तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है और इस तहरीरी जवाब की रोशनी में आज की अदालती कार्रवाई के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आइंदा समाअत पर मरियम नवाज़ के वकील इरफान कादिर को दलाइल देने का हुक्म दिया है। दूसरी खबर में हम बात करेंगे आज इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस की समाअत हुई है, जिसमें पेशरफ्त ये हुई है कि स्क्रूटनी कमेटी की सिफारिशात को इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है और वो खुफिया दस्तावेज़ात जिन्हें स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से पब्लिक ना करने का कहा गया था, रिकमेंडेशन दी गई थी, उन खुफिया दस्तावेज़ात को भी आज इलेक्शन कमीशन ने पब्लिक करने का हुक्म दे दिया है। तीसरी खबर में हम बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना मोहम्मद शमीम के ख़िलाफ़ नैब कानून के तहत कार्रवाई करने की एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। ये दरख्वास्त किसकी जानिब से दायर की गई और इस दरख्वास्त में क्यों कहा गया है कि राना मोहम्मद शमीम के ख़िलाफ़ नैब कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ये तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज की इन तीनों ख़बरों की तफसीलात में जाने से पहले मैं उन दोस्तों से दरख्वास्त करना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। अब हम बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की अपीलों पर समाअत की। आप नाज़रीन को याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की आखिरी समाअत 21 दिसंबर को हुई थी और 21 दिसंबर को नैब के वकला की जानिब से अदालत को ये बताया गया था कि इस केस में उनके जो मरकज़ी वकील हैं बैरिस्टर उस्मान चीमा, वो कोविड की वजह से अलील हैं और अदालत से दरख्वास्त की गई थी कि आज की यानी 21 दिसंबर की कार्रवाई को एडजर्न किया जाए। तो उनके इल्तवा को देखते हुए, उनकी अदालत को देखते हुए अदालत की जानिब से एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों पर जो समाअत थी उसे 18 जनवरी तक मुलतवी किया गया था। तो आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो नैब के वकील बैरिस्टर उस्मान चीमा अदालत में पेश हुए, मरियम नवाज़ के वकील इरफान कादिर भी पेश हुए। 12:45 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ होना था, लेकिन 12:56 पर जो है वो अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। जस्टिस आमिर फ़ारूक जो 2 रुकनी बेंच के सरबराह हैं, उनकी जानिब से सबसे पहले नैब के वकील से ये पूछा गया कि क्या आपकी तबीयत अब ठीक है, जिस पर नैब के वकील बैरिस्टर उस्मान चीमा ने अदालत को ये जवाब दिया कि मैं कोरोना से अभी बहाल हुआ हूँ, मेरी तबीयत बेहतर है, लेकिन अभी जो है मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुआ। इसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो 2 रुकनी बेंच के दूसरे रुकन हैं, उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि कोरोना की सूरत हाल ख़तरनाक है, सबको एहतियात करनी चाहिए, क्यों ना सबको कोरोना टेस्ट करवाने का हुक्म दें और जो भी अदालत में आए वो अपना कोरोना सर्टिफिकेट जो है वो अदालत में लेकर आए। जिसके पास कोरोना का सर्टिफिकेट नहीं होगा उसे अदालत में आने की इजाज़त नहीं होगी। जिस पर नैब के वकील ने यह कहा कि जितना अदालत में इस केस में रश बन जाता है तो होना यही चाहिए कि जितने भी लोग आते हैं उन्हें अपना कोरोना जो सर्टिफिकेट है वो अदालत में पेश करने का हुक्म जो है वो दिया जा सकता है। इसके बाद जस्टिस आमिर फ़ारूक बोले और उनका ये कहना था कि मरियम नवाज़ ने कुछ अर्सा पहले जो इस केस में बरियत की दरख्वास्त दायर की थी, उस दरख्वास्त पर नैब ने अपना तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि जो तहरीरी जवाब नैब की जानिब से जमा करवाया गया है और जो मरियम नवाज़ की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त है उससे तवील जो है एक लंबा जवाब जो है वो नैब की जानिब से जमा करवाया गया है। जिस पर आज़म नज़ीर तारण ने कहा, वो वकील नहीं लेकिन चूँकि आपको पता है कि जब भी एवनफील्ड केस की समाअत होती है तो मुस्लिम नवाज़ के बहुत सारे रहनुमा जो है वो कमरा अदालत में अदालती कार्रवाई को देखने के लिए आते हैं। अच्छा, ये तो अगर हम फॉर्मल बात करें, इनफॉर्मल ये होता है कि बहुत सारे अरकान जो कार्रवाई को देखने के लिए आते हैं वो दरअसल मरियम नवाज़ से अपनी हाज़िरी लगवाने के लिए आते हैं कि हम भी आपके साथ खड़े हैं, आप जब भी आते हैं तो हम कमरा अदालत में मौजूद होते हैं। तो आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि नैब का ये खासा है कि दाढ़ी से मूँछें बड़ी हो जाती हैं। यानी आज़म नज़ीर तारण का ये कहना था कि जो जवाब जमा करवाया गया है और तवील जवाब जमा करवाया गया है, उसकी उन्होंने मिसाल ये पेश की कि जो जवाब उन्होंने एक्चुअल दरख्वास्त से लंबा जमा करवाया है तो ये ऐसे ही है कि जैसे मूँछें दाढ़ी से बड़ी बड़ी हो जाएं।
इस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने फिर पूछा मरीम नवाज़ के वकील इरफान कादर से कि नैब ने जो जवाब जमा करवाया है कि क्या आपने उस जवाब को पढ़ा है। तो इरफान कादर ने कहा कि अभी तक मैंने नैब का जवाब नहीं देखा, नैब के जवाब को मैं देख लूँगा। तो जैसे आमिर फ़ारूक ने कहा कि आप नैब के जवाब को देख लें और आइंदा समात पर तैयारी करके आएँ, हो सकता है कि आपको दलाइल देना पड़े। तो ये नाज़रीन सारी आज की अदालती कार्रवाई रही और 10 फरवरी तक इस केस की समात को मुलतवी कर दिया गया। लेकिन समात से पहले कमरा अदालत का माहौल क्या था वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। आज की अदालती कार्रवाई में जिन लोगों के मैंने नाम जो है वो नोट किए हैं अरकान पार्लिमान के, उसमें हिना परवेज़ भट्ट, अली गौहर बलोच, मिफ्ताह इस्माइल, माइज़ा हमीद, ताहिरा औरंगज़ेब, तलाल चौधरी, वैसे ये रुकन कौमी असम्बली नहीं है, तलाल चौधरी, अता तारड़, उज़मा बुखारी, आज़म नज़ीर तारड़, मरीम नवाज़, कैप्टन सफदर, परवेज़ रशीद, मरीम औरंगज़ेब, अफनान जो सेनेटर हैं, मुशाहिदुल्लाह के जो बेटे हैं, आयशा रजब अली और सानिया आशिक जो है वो मौजूद थी। अच्छा, अदालती कार्रवाई का माहौल जो पिछले कुछ समातों से मैं नोट कर रहा हूँ कि जब भी नून लीग के रहनुमा आते हैं तो वो कमरा अदालत में खुशखपियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। वो सियासी अमूर पर भी बात करते हैं, अपने पार्टी के अमूर पर भी बात करते हैं। और यही सूरत हाल जब मरीम नवाज़ ख़ुद कमरा अदालत में पहुँचती हैं तो वो भी इस किस्म की गुफ्तगू जो है अपने पार्टी के रहनुमाओं के साथ जो है वो करती नज़र आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो इलेक्शन कमीशन में फ़ॉरेन फंडिंग केस की समात हुई है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन में होने वाली फ़ॉरेन फंडिंग केस की समात को दो तरह से जो है वो पोर्ट्रेट किया जा सकता है। एक तो ये तरीका है कि कह दिया जाए कि आज की समात से ये वाज़ेह हो गया कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में कुछ नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई सख्त फ़ैसला नहीं आने वाला। लेकिन अगर फैक्चुअली बात की जाए तो आज जब अदालती का अपना इलेक्शन कमीशन में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो अकबर असबाबर के जो वकील हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्टेट बैंक की जो दस्तावेज़ात थी उन्हें खुफिया रखने की रिकमेंडेशन दी थी। और उनका ये कहना था, अकबर असबाबर के वकील था, कि हमें जो रिपोर्ट फ़राहम की गई है उसमें स्टेट बैंक की जो दस्तावेज़ात हैं वो हमें फ़राहम नहीं की गई। स्क्रूटनी कमेटी ने स्टेट बैंक की दस्तावेज़ात को खुफिया रखने की सिफारिशात करके एतमाद को जो है, अवाम के एतमाद को जो है वो ठेस पहुँचाया है। जिस पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट को खुफिया रखने की इस्तदा जो फ्री कैन की जानिब से की गई थी उस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया था और इस केस में किसी के मामले को भी खुफिया नहीं रखा जाएगा। और जो दस्तावेज़ात अभी तक आपको नहीं मिली जो स्टेट बैंक से मुतल्लिका है, आप अगर वो दस्तावेज़ात लेना चाहते हैं तो जो तरीक़ाकार है उस तरीक़ाकार के मुताबिक आप इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर करें। वो खुफिया दस्तावेज़ात जो स्क्रूटनी कमेटी ने पब्लिक ना करने की सिफारिश की है, हम उस रिकमेंडेशन को मुस्तरद करते हैं। आप वो दस्तावेज़ात भी इलेक्शन कमीशन से ले सकते हैं। अच्छा, इस केस में दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि गुज़िश्ता समात पर, बल्कि इलेक्शन कमीशन में होने वाले इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी जो कर रहे थे वो एडवोकेट शाह खावर कर रहे थे। लेकिन आज शाह खावर साहब की जगह जो है वो साबिक़ अटॉर्नी जनरल एडवोकेट अनवर मंसूर खान पेश हुए और उनकी जानिब से अदालत से ये कहा गया, इलेक्शन कमीशन से ये कहा गया कि स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अकबर असबाबर कुछ भी अपनी दस्तावेज़ात से साबित नहीं कर सके। तहरीक इंसाफ की स्क्रूटनी हो गई है, बाकी सियासी जमातों की भी स्क्रूटनी हो रही है, ये एक खुशाइंद बात है। अनवर मंसूर ने कहा कि रिपोर्ट जो स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से दी गई है उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं और उनमें यह भी कहा गया अनवर मंसूर की जानिब से कि एक ही रकम को जो है वो कई बार जो है वो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में ज़ाहिर किया गया और 31 करोड़ की रकम से मीडिया में हंगामा जो है वो खड़ा कर दिया गया। अनवर मंसूर खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से हम कुछ नहीं छपाएंगे, थोड़ा हमें वक्त दे दें तो जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है इस पर हम अपने एतराज़ात जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा देंगे। अच्छा, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह जवाब दिया कि जो जहाँ तक बात है मुसम्मिक नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की स्क्रूटनी की, तो स्क्रूटनी कमेटी जो है वो गैर फ़ाल हो गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि उस कमेटी का एक रुकन रिटायर्ड हो गया है, तो हम एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखेंगे कि वो अपने एक नया नुमाइंदा जो है वो स्क्रूटनी कमेटी के लिए नॉमिनेट कर दे और ये ख़त लिखने के बाद जो स्क्रूटनी कमेटी है वो दोबारा से फ़ाल हो जाएगी। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आज की समात जो है वो 1 फरवरी तक मुलतवी कर दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर जवाब जमा कराने के लिए जो है वो 1 फरवरी तक का वक्त दे दिया है। ये तो हमारी दो खबरें होगी। अच्छा, ये जो बात अनवर मंसूर खान साहब कहते हैं कि अकबर बाबर ने अपने दस्तावेज़ात से कुछ साबित नहीं किया, अगर हम पनामा का मुकदमा निकाल के देखें उस केस में लंदन की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स शरीफ ख़ानदान की जानिब से पेश किए गए थे या जो दरख्वास्त गुजार इमरान खान डॉक्यूमेंट्स लेके आए थे, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुस्तरद किया गया था और फिर उस सारे मामले की इंक्वायरी कराने के लिए GIT बनाई गई थी
और फिर JIT के दस्तावेज़ात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से न सिर्फ नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया था, बल्कि शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ नैब रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर करने का हुक्म भी दिया गया था। तो जहाँ तक ये बात की जाती है, ये बात दुरुस्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की कि अकबर एस बाबर की दस्तावेज़ात को मुस्तरद कर दिया गया है, लेकिन जो स्क्रूटनी कमेटी की दस्तावेज़ात हैं, जो रिपोर्ट हैं, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स बन चुका है जिस पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को जो डिस्क्रिपेंसीज़ आई हैं, जो वेरिएशंस आई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में और जो अकाउंट छुपाए गए हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन को मुतमिन करना होगा। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, उनके वकला इलेक्शन कमीशन को मुतमिन ना कर सके तो फिर मामला जो है वो संगीन हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में राना मोहम्मद शमीम के ख़िलाफ़ नैब कानून के तहत कार्रवाई करने की दरख्वास्त दायर की गई है। ये दरख्वास्त नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट की जो बार है, उनके एक वकील, उनका नाम भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं, उनका नाम है राशिद उमर। इनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है और राशिद उमर अपनी दरख्वास्त में ये कहते हैं कि राना मोहम्मद शमीम के ख़िलाफ़ 2018 में नैब कानून के तहत कार्रवाई करने की दरख्वास्त दायर की गई, लेकिन 3 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद उस दरख्वास्त के ऊपर नैब की जानिब से राना मोहम्मद शमीम के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया। दरख्वास्त में यह इस्तदा की गई है कि नैब को राना मोहम्मद शमीम के ख़िलाफ़ नैब कानून के तहत कार्रवाई करने का हुक्म दिया जाए और राना मोहम्मद शमीम को जो तनख्वाह की मद में 6 करोड़ 97 लाख की अदायगियाँ की गई हैं, वो रकम भी उनसे रिकवर की जाए। दरख्वास्त में मज़ीद ये कहा गया है कि राना मोहम्मद शमीम को खिलाफ कानून मिलने वाली 7.5 लाख रुपए की माहाना पेंशन भी रोकी जाए और राना मोहम्मद शमीम से ये पैसे रिकवर करके दिया मीर भाषा डैम की तामीर का जो फ़ंड है, उसमें इस रकम को जमा करवाया जाए। दरख्वास्त गुजार मज़ीद ये कहते हैं कि राना मोहम्मद शमीम ने गिलगित बल्तिस्तान में गैर कानूनी यानी सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में गैर कानूनी भर्तियाँ की। राना शमीम ने तामीराती फ़ंड्स में करप्शन की, गैर कानूनी असासे बनाए। राना मोहम्मद शमीम नून लीग के कारकुन और त्यारा साजिश केस में नवाज शरीफ के वकील रह चुके हैं। तो ये दरख्वास्त दायर की गई है। अब देखना यह है कि इस दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कब टेकअप किया जाता है, आया कि इसे समाअत के लिए एक्सेप्ट किया जाता है या इस दरख्वास्त को भी एतराज़ात लगाकर जो है वो रजिस्ट्रार की जानिब से वापस कर दिया जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।